विपुल, वेलकम टू पीएमए वंस अगेन। बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से तुम्हें देख रहे हैं यहाँ पे। विपुल, मुझे याद आता है मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चे सीए हुए हैं, लेकिन कुछ 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा मेरे को याद रहेंगे। यू आर वन ऑफ देम। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं तुम्हें क्लास पढ़ाता था तो नॉर्मली बच्चे जो क्वेश्चन पूछता मुझे पता होता है, एज ए टीचर हर टीचर को पता होता है कि ये बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। एंड बिलीव मी, आज मैं तुम्हारे सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उस समय तो नहीं किया था, तो उस समय स्टूडेंट थे, कि जब तुम क्वेश्चन पूछते थे तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता था, 20 सेकेंड उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता था, सोचता था, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होते थे। जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि ये क्या होगा, फिर उसके बाद मैं आंसर देता था। तो मैं आज तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, उस समय देना अच्छा नहीं लगता था कि प्रोसेस करके ही आंसर देता था, स्ट्रेट अवे आंसर नहीं देता था। तो विपुल, थोड़ी सी तुम अपनी जर्नी बताओ। मैं मेन जो मुझे याद है कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक AIR 33 आई थी CA इंटर में। तो पीछे जाओ, तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से तुमने स्कूलिंग की? सर, मैंने स्कूलिंग श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर से करी थी। अच्छा, सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर से। वहाँ पे मैं हेड बॉय भी था। अरे वाह, अच्छा अच्छा। हाँ, फिर पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज, PPN कॉलेज कानपुर से मैंने BCom किया अपना। अच्छा जी सर। अरे वाह। एंड साइमल्टेनियसली CA मैंने स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। क्योंकि एक चीज़ हमारे और तुम्हारे में कॉमन है कि ग्रेजुएशन मेरा भी PPN कॉलेज से हुआ और मैंने 12th अपना BNSD शिक्षा निकेतन से किया। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा मतलब इस तरह का जो ट्रेडिशनल स्कूल और ट्रेडिशनल कॉलेज से तुमने पढ़ाई की है। वेरी नाइस। तो CA का ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? सर, मेरे फैमिली में मेरे भैया CA थे। ओके। और मेरे फैमिली में मेरे फूफा जी CA थे, तो उन्हीं को देख करके मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे CA की जर्नी करनी है। अच्छा, तो CA तुमने कब ज्वाइन किया? सर, जून 2015 में मेरा CA फाउंडेशन क्लियर हुआ था। अच्छा। मई 2015 में मेरा 12th क्लियर हुआ था। साइमल्टेनियसली 12th जैसे मेरा क्लियर हुआ, मैंने अपना CPT की तैयारी चालू कर दी थी। अरे वाह, वेरी नाइस। और शायद 17 में तुम्हारा कब हुआ है CA इंटर? मई 2016 में। मई 2016 में, हाँ मुझे याद है। मई 2016 में ऑल इंडिया रैंक आई थी तुम्हारी 33। उसके बाद तुमने जब इंटर हुआ तो फाइनल कब क्लियर हुआ तुम्हारा? सर, मई 2019 में। मुझे याद है कि इंटर में और फाइनल में बोथ ग्रुप तुमने एक साथ निकाले। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा याद करो पीछे, डाउन द लाइन जाओ, अपनी मेमोरी में जाके याद करो कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो तुम्हें BMA क्लासेस के बारे में याद हो। एक चीज़ तुम बताओ, उससे पहले मुझे याद है, मुझे जो याद आ रहा है कि तुम्हारा 7-8 लोगों का ग्रुप था एंड दे ऑल वर मतलब एक्सीलेंट। मुझे याद आता है कि सारे बच्चे तुम्हारे जो ग्रुप वाले थे सब CA हो गए। अभी लास्ट में श्रेया हुई है, सभी हो गए, सारे CA। तो तुम कुछ याद करो BMA की, तुम्हें अगर कुछ इंसिडेंसेस याद हो। सर, हम लोग एक स्टडी सर्कल बना के रखा हुआ था हम लोगों ने, और साथ में हम लोग आपस में भी डिस्कशन करते थे। आपस में ही एक स्टडी प्लान बनाते थे कि हम लोग को इतने दिन तक का 11 टॉपिक खत्म कर देना है, प्लस उसका रिवीजन शेड्यूल कैसे करना है। तो एक जो ग्रुप रहता है, प्लस उसमें से हम लोग कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है, तो लास्ट रिजॉर्ट पर हम लोग सर के पास जाते थे। प्लस सर भी क्लास खत्म होने के आधे घंटे तक का सर बाहर बैठते थे कि अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सर हमेशा रेडी रहते थे। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी अपनी जो 7-8 महीने की जर्नी थी, क्योंकि अभी तो सर मुझे नया कोर्स आया तो मुझे नहीं मालूम कि कितने टाइम पीरियड लगता है CPT और इंटर के बीच में। उस टाइम पे हम लोग का 9 महीने होता था टोटल, और उसमें से 7 महीने तक सर हम लोग को कोचिंग करते थे, क्योंकि कोर्स जल्दी ख़त्म करा करके आगे हम लोग को रिवीजन के लिए 2 महीने मिल सके, इसलिए तो ये 7 महीने की जर्नी हम लोग की ऐसी रही थी। BMA में सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का 2 बजे तक हम लोग BMA क्लास में रहते थे। विपुल, तुमने एक बड़ा वैलिड पॉइंट बोला। मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको छोटा सा एक इन्फॉर्मल ग्रुप बना लेना चाहिए 4-5 बच्चों का, और जब भी क्लास ख़त्म हो तो डिस्कस करें कि आज की क्लास में क्या क्या की हाईलाइट्स थे, की पॉइंट थे, और एक टॉपिक घर पे पढ़ के आए, साथ में पढ़ाई ना करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ग्रुप स्टडी नहीं होती है, वो अड्डेबाजी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आपने एक टॉपिक सब बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि हम ये पढ़ के आएंगे, फिर उसको डिस्कस करो आपस में, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कंसर्न टीचर के पास जाओ, उनसे बात करें कि सर ये डाउट है। वंडरफुल। मुझे एक और इंसिडेंस याद है कि जब तुमने एक बार बताया था हमको कि सर हर आदमी का एक कोई आइडल होना चाहिए और एक कोई एनिमी होना चाहिए। ऐसा कोई वाक्य मेरे को याद आ रहा होगा, एग्जैक्टली क्या था? सर, आइडियल तो मैंने ये बताया था कि सर कि एक लोग अपना आइडियल तैयार करते हैं कि हाँ कि मुझे इस तरीके से बनना है, इस जैसा बनना है। तो लोग ट्रेडिशनली कोई फ्रीडम फाइटर वगैरह इस टाइप की चीज़ों को बोलते थे कि ये मेरा आइडियल है, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया।
मेरा मानना यह है कि आइडल जो होना चाहिए आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस आपको अपने प्रोफेशन में जहाँ तक पहुँचना है या उससे आगे जाना है वैसा आइडल होना चाहिए। सर मेरे केस में तो मुझे जैसे टैक्सेशन बहुत पसंद है, तो फर्स्ट आइडल तो मेरा टीचर होता है, तो आप एक आइडल थे। सेकंड आइडल जो प्रोफेशनली मुझे जहाँ तक पहुँचा था, गिरीश आहूजा सर हैं टैक्सेशन में बहुत, तो मुझे मेरे अभी फिलहाल भी वही मेरे आइडियल हैं। उनके लेवल तक का पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा मुझे, बहुत टाइम लगेगा। वो बहुत अच्छी बात बोली। और एक है कि आपको कोई ना कोई आइडियल होना चाहिए। जब तुम्हारी बात को हम वापस रिपीट कर रहे हैं, और बहुत सारे क्लासेस में मैंने तुम्हारा इंसिडेंस, ये तुम्हारा वाक्य मैंने शेयर किया अपने बच्चों से कि हर आदमी का एक कोई आइडियल होना चाहिए, कोई ऐसा जिसके चलने का स्टाइल, जिसके बोलने का स्टाइल, जिसके खड़े होने का स्टाइल, आप उससे फैसिनेट हो, आपको लगे कि उसके जैसा बनना है। यह सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैंने भी अपनी लाइफ में फ्रॉम वेरी मीडियोकर फैमिली, तो मेरे भी एक रिलेटिव थे जिनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करता था। जैसे तुमने गिरीश आहूजा सर का नाम लिया, तो मेरे लिए भी अगर टैक्स में जिनको प्रेस करता हूँ, जिनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ, वो विनोद गुप्ता सर हैं। मैंने उनसे पढ़ा और मुझे लगता है कि उनका जैसा मेरे को बनना है। ओके, अब सीधे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम चाहते हैं कि हमारे वो सारे बच्चे जो सीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनको तुम क्या एडवाइस करोगे? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम जो एडवाइस करोगे, सिंस यू आर ए रैंक होल्डर, तो तुम जो एडवाइस करोगे शायद उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सर जैसे कि हम लोग को करिकुलम पता है कि हम लोग को 50% मार्क्स लाने होते हैं कोई भी एग्जाम, मतलब किसी एग्ज़ाम पास करने के लिए, प्लस 40% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, अपना टारगेट 50% लेके चलते हैं। तो जब टारगेट अपना आप 50% रखेंगे, तो हमेशा टारगेट से आप हमेशा कुछ ना कुछ लैग बिहाइंड करेंगे एंड आप 50% से नीचे आएंगे और आप पास नहीं पाएंगे। हमेशा टारगेट को रखें, भले वो लोगों को अनरियलिस्टिक लगे कि ये तो फ्लॉन्ट कर रहा है, लेकिन हमेशा टारगेट, मुझे ऐसा लगता है कि रैंक का रखना चाहिए आप लोगों को। अनफॉर्चुनेटली मेरी सीपीटी में भी रैंक नहीं थी, ना मेरी फाइनल में रैंक थी, मेरी सीए आईपीसीसी में रैंक थी, लेकिन टारगेट मैंने तीनों में रखा था कि मुझे रैंक लेकर के आनी है। तो इससे आपको एक तो मोटिवेशन मिलती है, प्लस आप जिस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, सीए जो आपका पास करने का मोटिव है, वो उसको कंप्लीट करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। नहीं, तुम फाइनल की बात करो, मुझे एक और बताओ। अब तुमको सामने देख के मेरे को सब फ्लैशबैक याद आ रहा है कि शायद कानपुर में तुमने टॉप किया था फाइनल में, और शायद 2-3 मार्क्स से तुम्हारा रैंक रह गई थी फाइनल में। सर फाइनल में 517 मार्क्स पे क्लोज हुई थी रैंक। रैंक क्लोज हुई थी, 50th रैंक, और मेरे 513 मार्क्स। 513, अरे अचीवेबल, मतलब ये तुम्हारा रिमार्केबल है अचीवमेंट। कुछ और तुम टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे सीए कर रहे हैं? सर मुझे तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वगैरह ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता था। लेकिन मुझे इस समय ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनफैक्ट लिंक्डइन, बहुत से लोग तो आजकल लिंक्डइन में भी स्क्रॉल करते हैं बैठ करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस लिमिट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको एक जब आप पढ़ाई करो तो अपना फ़ोन थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। प्लस हमेशा अपने टारगेट्स बना के रखिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। होंगे या नहीं होंगे वो तो 100% आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके टारगेट अचीव भी नहीं हो रहे तो फिर आप उसको एनालाइज करिए कि आपके टारगेट क्यों नहीं अचीव होता है। बस अपना एक रिवीजन प्लान हमेशा रेडी रखिए कि 1 डे बिफोर आपके पास जब आप एक पेपर देखिए नेक्स्ट पेपर के लिए जा रहे हो, तो उन 1.5 डेज में आपको किस टाइम पे कितना क्या रिवाइज करना है, वो भी आपके पास एक टाइम टेबल नोट होना चाहिए कि सुबह 9 बजे मैं उठूँगा, 9 से 10 बजे तक का मुझे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, और जितना कंप्लीट हो जाए उतना कंप्लीट करिए, फिर आगे आप उसको रख दीजिए। क्योंकि अगर आप एक ही चैप्टर को लेकर के पूरे दिन चले जाएंगे या 2 चैप्टर को लेकर के चले जाएंगे, तो फिर आपका जो रिवीजन पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड वो डिजास्टर्स होता है। हाँ, मुझे याद है एक इंसिडेंस है क्लास में, जब तुम सीए बन गए थे, मैंने तुम्हें बुलाया था बच्चों को एड्रेस करने के लिए, तो तुमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि जो टॉप है उससे तुम्हें कॉम्पीट करना है। क्योंकि मेरी क्लास में मुझे याद है कि तुम थे, एक लड़की और थी जिसने टॉप किया था, तो तुमने एक स्टेटमेंट बोला था कि सर मेरा टारगेट होता है कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है जब हमने सोचा था तो 33 आई है, ऐसा कुछ था शायद। सर वो एक मोटिवेशन फैक्टर है कि अगर आप, मतलब जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं ये सोचता था कि जैसे सीपीटी में किसी की रैंक 1 आई होगी, मैंने उसका नाम नोट कर लिया था, मैं सोचता था कि ये भी तो बैठ के साथ में बैठ के पढ़ ही रहा होगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मतलब वो पढ़ रहा है, यानी वो आगे निकल जाएगा मेरे से। क्या बात है। हाँ, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर के लिए।
हाँ, कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। ये जो 3 साल की ट्रेनिंग है सीए में, अब तो करिकुलम चेंज हो गया है अभी रिसेंट पास्ट में, सो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जो ये इस पूरी जर्नी में, तुम्हारा क्या मानना है इसमें? सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग डमी ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो जान पहचान का सीए हो गया, उनके अंडर में ट्रेन कर लिया, लेकिन वो आपको एकेडमिकली भले हेल्प कर दे कि आपको टाइम ज़्यादा मिल गया पढ़ने के लिए, फाइनल के लिए, लेकिन प्रोफेशनली वो आपको बहुत पीछे कर देगा सर। तो ट्रेनिंग आप ज़रूरी नहीं है कि आप बिग 4 में जाके करिए। अगर आप मीडियोकर फॉर्म में, मैंने मीडियोकर फॉर्म में ट्रेनिंग करी, कानपुर में रहकर ट्रेनिंग करी है, हालांकि कानपुर की वन ऑफ द टॉप फॉर्म थी, लेकिन आप ट्रेनिंग ज़रूर करिए किसी भी सीए के अंदर में, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है। प्रैक्टिकल जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, तो ट्रेनिंग तो मस्ट है। वेरी नाइस। मुझे एक चीज़ तुम्हारी बड़ी और इनोवेटिव लगी। नॉर्मली जो बच्चा सीए कर लेता है स्ट्रेट अवे, या तो प्रैक्टिस में जाता है या जॉब में जाता है, तुमने अपने लाइफ के 1 साल दिए सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये तुम्हारा खुद का ड्रीम था सिविल सर्विसेज परस्यू करना, या पेरेंट्स का ड्रीम था, या ऐसा कैसे कि तुमने बोला कि नहीं सर अभी नहीं करेंगे, अभी लाइफ में, क्योंकि सबका एक बार सपना होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो तुमने एक्चुअली उस सपने को जिया, वो क्या था इंसिडेंस तुम्हारा? सर ड्रीम तो बल्कि मेरा भी था, प्लस फैमिली वालों का भी था। वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन द कंट्री IAS है, तो मैंने भी 1 साल तैयारी करी। अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैं सीए प्रैक्टिस में हूँ। वंडरफुल। मतलब ये एंड रिजल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोशिश की वो बड़ा अच्छा था, और ये बड़ा इनोवेटिव चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली आज की डेट में जो सीए बनते हैं, और तुम्हारे जैसा बच्चा जिसका मतलब थ्रू आउट दी कहीं कोई हर्डल नहीं है, आराम से तुमने सीए किया, तो नॉर्मली वो कोशिश करते हैं कि जॉब में जाएं, किसी अच्छी फर्म में जाएं। तुम कानपुर में इस समय प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, एंड विश यू ऑल ए वेरी बेस्ट विशेज़, एंड तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।